द काइट रनर। अध्याय 1, कहानी की शुरुआत दिसंबर 2001 में होती है, जब मुख्य पात्र अमीर अपनी जिंदगी के अतीत को याद कर रहा है। वह अब सैन फ्रांसिस्को में रहता है, लेकिन उसका मन अब भी अपने बचपन के दिनों और 1975 में हुए एक घटना में उलझा हुआ है। यह वही घटना है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अमीर को रहीम खान नाम के एक पुराने दोस्त की एक कॉल आती है, जो उससे कहता है फिर से अच्छा बनने का एक तरीका है। देयर इज अ वे टू बी गुड अगेन। इस एक वाक्य से अमीर अपने अतीत में खो जाता है और हमें उसके बचपन, उसके देश अफगानिस्तान और उसके सबसे अच्छे दोस्त हसन के बारे में पता चलता है। अमीर अपने अतीत को याद करते हुए एक झूले स्विंग के पास खड़ा होता है और देखता है कि हवा में एक पतंग उड़ रही है। यह पतंग उसे काबुल में अपने बचपन के दिनों की याद दिलाती है, जब वह अपने पिता बाबा, दोस्त हसन और उनके नौकर अली के साथ रहता था। वह यह भी याद करता है कि कैसे 1975 की सर्दियों में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी और हसन की दोस्ती को हमेशा के लिए बदल दिया। अध्याय 2 में अमीर, मुख्य पात्र, हमें अपने बचपन के दिनों और अपने सबसे अच्छे दोस्त हसन के बारे में विस्तार से बताता है। अमीर और हसन दोनों एक ही घर में बड़े हुए, लेकिन उनके बीच सामाजिक स्तर का बहुत बड़ा अंतर था। अमीर एक पाश्तून था, जो अफगानिस्तान में एक ऊंची जाति से आता था, जबकि हसन एक हजारा था, जिसे समाज में निम्न वर्ग का माना जाता था। अमीर और हसन का रिश्ता अनोखा था। वे एक साथ खेलते, कहानियां सुनते और पतंगबाजी, काइट फ्लाइंग का मजा लेते। हालांकि अमीर को अक्सर हसन की मासूमियत और वफादारी पर शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि समाज में हसन को एक नौकर का बेटा माना जाता था। लेकिन इसके बावजूद हसन हमेशा अमीर के साथ खड़ा रहता था, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। हसन के पिता अली, अमीर के पिता बाबा के नौकर थे। अली और हसन बचपन से ही बाबा के घर में रह रहे थे और पूरी तरह से उनके प्रति वफादार थे। हसन का चरित्र और उसकी खासियत, हसन अपनी ईमानदारी, मासूमियत और बहादुरी के लिए जाना जाता था। वह काबुल का सबसे अच्छा पतंग पकड़ने वाला लड़का था, यानी जब कोई पतंग कटती तो वह सबसे पहले उसे पकड़ लेता था। इसके अलावा हसन को अमीर की बनाई हुई कहानियां बहुत पसंद थीं। वह बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद अमीर की हर कहानी को ध्यान से सुनता और उसे प्रेरित करता था। एक दिन जब अमीर और हसन खेल रहे थे, तो हसन ने एक ऐसा वाक्य कहा जो आगे चलकर इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण लाइनों में से एक बन गया। आपके लिए 1000 बार भी, फॉर यू 1000 टाइम्स ओवर। यह वाक्य दर्शाता है कि हसन अमीर के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अमीर की जलन और असुरक्षा। हालांकि अमीर और हसन की दोस्ती गहरी थी, लेकिन अमीर के मन में हमेशा एक जलन और असुरक्षा बनी रहती थी। अमीर को ऐसा लगता था कि उसके पिता बाबा हसन को उससे ज्यादा प्यार करते हैं। बाबा एक मजबूत, सम्मानित और उदार व्यक्ति थे, लेकिन वे अमीर को बहुत नाजुक और भावुक मानते थे, जिससे अमीर को अपने पिता का प्यार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अमीर चाहता था कि उसके पिता उसे गर्व से देखें, लेकिन उसे लगता था कि बाबा को उसमें कोई खासियत नहीं दिखती। इसके विपरीत हसन की बहादुरी और निस्वार्थ स्वभाव के कारण बाबा उसकी बहुत तारीफ करते थे, जिससे अमीर के मन में जलन और ईर्ष्या बढ़ती जाती थी। अध्याय 3 में अमीर और उसके पिता बाबा के रिश्ते पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। अमीर हमेशा अपने पिता का प्यार और स्वीकृति चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि बाबा उससे संतुष्ट नहीं है। बाबा एक मजबूत, प्रभावशाली और करिश्माई व्यक्ति थे, जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते थे। वे अफगानिस्तान के सबसे सम्मानित और धनी लोगों में से एक थे और उन्होंने अपनी मेहनत से एक सफल व्यवसाय खड़ा किया था। बाबा का व्यक्तित्व और सिद्धांत, बाबा मानते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप चोरी है। उनके अनुसार हर प्रकार का अपराध चोरी का एक रूप होता है। अगर कोई हत्या करता है तो वह किसी से उसका जीवन चुरा रहा है। अगर कोई झूठ बोलता है तो वह किसी से सच्चाई चुरा रहा है। बाबा ने हमेशा इस विचारधारा का पालन किया और अपने बेटे से भी यही उम्मीद की। बाबा को यह चिंता थी कि अमीर बहुत नाजुक, संवेदनशील और किताबों में खोया रहने वाला लड़का था। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह मजबूत और साहसी बने,
लेकिन अमीर की रुचि खेलकूद और बाहरी गतिविधियों में नहीं थी। इसके बजाय वह पढ़ने और कविता लिखने में दिलचस्पी रखता था, जो बाबा को कमजोरी लगती थी। अमीर की असुरक्षा और पिता का प्यार पाने की कोशिश अमीर को लगता था कि बाबा उसे उस तरह से नहीं देखते जैसे वे देखना चाहिए। उसे ऐसा लगता था कि शायद उसकी मां की मौत, जो अमीर के जन्म के दौरान हुई थी, की वजह से बाबा उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अमीर अक्सर खुद को अपने पिता के साये में एक असफल बेटे के रूप में देखता था। बाबा के अनुसार दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, नेता और बहादुर लोग जो खुद के दम पर कुछ हासिल करते हैं, कमजोर और अनुयायी लोग जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बाबा को डर था कि अमीर दूसरे प्रकार के लोगों में से एक होगा। रहीम खान अमीर के लिए एक सहारा। जब बाबा अमीर से निराश होते थे तो रहीम खान, जो बाबा के सबसे अच्छे दोस्त थे, अमीर को सांत्वना देते थे। अमीर और हसन के बीच अंतर बाबा हसन को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह निडर और बहादुर था। इससे अमीर के मन में और ज्यादा जलन पैदा होती थी। उसे लगता था कि बाबा हसन को उससे ज्यादा प्यार करते हैं और यही ईर्ष्या धीरे धीरे उनके रिश्ते को प्रभावित करने लगी। अध्याय 4। अध्याय 4 में अमीर और हसन के रिश्ते को और गहराई से दिखाया गया है। यह अध्याय उनके बचपन की मासूम दोस्ती, उनके बीच मौजूद सामाजिक वर्ग का अंतर और अमीर के मन में धीरे धीरे पनप रही ईर्ष्या को उजागर करता है। अमीर और हसन की दोस्ती। अमीर और हसन एक साथ बड़े हुए थे। हसन एक हजारा था जो अफगान समाज में निम्न वर्ग का माना जाता था, जबकि अमीर एक पश्तून था जो उच्च वर्ग से ताल्लुक रखता था। इसके बावजूद वे दोनों एक दूसरे के साथ हर समय खेलते, कहानियां सुनते और काबुल की गलियों में घूमते थे। अमीर अक्सर कहानियां गढ़ता था और हसन उसे बहुत ध्यान से सुनता था। हसन एक ईमानदार और वफादार दोस्त था जो हमेशा अमीर का साथ देता था। वह अमीर की कहानियों को बहुत पसंद करता था और उसकी हर बात को सच मानता था। हसन की बुद्धिमत्ता और अमीर की जलन। हालांकि हसन पढ़ लिख नहीं सकता था, फिर भी वह जीवन को बहुत गहराई से समझता था। एक दिन जब अमीर ने एक नई कहानी लिखी तो हसन ने उसे सुनकर बहुत प्रशंसा की, लेकिन जब उसने अमीर से एक सरल लेकिन गहरी बात पूछी तो अमीर को झटका लगा। अमीर आगा, कहानी में वह लड़का क्यों नहीं सोचता कि आंसू भी मोती बन सकते हैं? यह सवाल अमीर को अंदर तक चुभ गया। उसे एहसास हुआ कि हसन में प्राकृतिक बुद्धिमत्ता थी, जबकि वह खुद सिर्फ पढ़ाई के दम पर बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहा था। किताबों के प्रति अमीर का प्यार और रहीम खान का समर्थन। अमीर को किताबें पढ़ना और कहानियां लिखना बहुत पसंद था, लेकिन बाबा को यह सब बेकार लगता था। बाबा को खेलकूद और ताकतवर बनना पसंद था, जबकि अमीर को किताबों की दुनिया में खो जाना अच्छा लगता था। अमीर को लगता था कि बाबा कभी भी उसकी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन रहीम खान ने उसकी कहानी की तारीफ की और उसे लिखने के लिए प्रेरित किया। इससे अमीर को खुशी मिली, लेकिन वह अब भी बाबा के प्यार को तरस रहा था। सामाजिक भेदभाव का एहसास। हालांकि अमीर और हसन साथ में बड़े हुए थे, लेकिन समाज उन्हें बराबर नहीं मानता था। अमीर मालिक था और हसन नौकर। हसन हमेशा अमीर के लिए बलिदान देने को तैयार रहता था, लेकिन अमीर कभी ऐसा नहीं करता था। अमीर अपने दोस्तों के सामने कभी यह स्वीकार नहीं करता था कि हसन उसका दोस्त है, क्योंकि हसन एक हजारा था। अध्याय 5। अध्याय 5 में अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जिससे अमीर और हसन के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। इस अध्याय में सोवियत समर्थित तख्तापलट, असफ नाम के एक नए किरदार की एंट्री और अमीर हसन की दोस्ती की एक और परीक्षा को दिखाया गया है। काबुल में हलचल और तख्तापलट। एक रात अमीर और हसन सो रहे थे, तभी उन्होंने अचानक बंदूकों की गोलियों और बमों के धमाके सुने। पूरा काबुल दहशत में था। अगले दिन उन्हें पता चला कि अफगानिस्तान में एक सत्ता परिवर्तन हुआ था। दाऊद खान ने राजा जहीर शाह को हटाकर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया था। यह राजनीतिक घटना उस शांतिपूर्ण अफगानिस्तान का अंत थी जिसे अमीर और हसन जानते थे। अब देश धीरे धीरे अराजकता की ओर बढ़ रहा था। असफ का परिचय। अमीर और हसन के लिए एक खतरा। इस अध्याय में असफ नाम का एक लड़का सामने आता है, जो अमीर और हसन के लिए एक बड़ा खतरा साबित होता है। असफ एक अमीर पश्तून परिवार से था और वह खुद को बहुत ताकतवर समझता था। वह हजाराओं से नफरत करता था
और मानता था कि अफगानिस्तान सिर्फ पश्तूनों का है। उसने हसन को देखकर अपमानजनक बातें कहीं और अमीर से कहा कि वह हसन से दोस्ती खत्म कर दे। अमीर तो डर गया, लेकिन हसन ने डटकर असफ का सामना किया। हसन ने अपनी गोफन स्लिंग शॉट से धमकी दी कि अगर असफ ने कुछ किया तो वह उसे घायल कर देगा। हसन की बहादुरी और असफ की हार, हसन की हिम्मत देखकर असफ को गुस्सा आ गया, लेकिन वह समझ गया कि अब भी लड़ने से उसे चोट लग सकती है। इसलिए उसने जाने से पहले अमीर और हसन को धमकी दी कि वह इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। अमीर के मन में हसन के लिए जलन। इस घटना के बाद अमीर के मन में एक और नई भावना आने लगी, जलन। अमीर को लगा कि हसन हमेशा उसकी रक्षा करता है, जबकि उसे खुद में वह हिम्मत नहीं दिखती। उसे यह भी महसूस हुआ कि बाबा हसन की बहादुरी को पसंद करते हैं, जिससे अमीर असुरक्षित महसूस करने लगा। अमीर को यह डर सताने लगा कि कहीं बाबा हसन को उससे ज्यादा पसंद न करने लगे। अध्याय 6, पतंग उड़ाने का मौसम। सर्दियों का मौसम काबुल में खास होता था, क्योंकि यही वह समय था जब पतंगबाजी का मौसम, काइट फाइटिंग सीजन शुरू होता था। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक गर्व और प्रतिष्ठा की लड़ाई होती थी, जहां बच्चे अपने पतंगों को उड़ाते और दूसरों की पतंग काटने की कोशिश करते थे। अमीर इस खेल को बहुत पसंद करता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह यह प्रतियोगिता जीत गया तो शायद बाबा की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। अमीर हमेशा यही चाहता था कि उसके पिता उस पर गर्व करें। इस प्रतियोगिता में पतंग उड़ाना ही काफी नहीं था, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती कटी हुई पतंग को पकड़ना होता था। इसे काइट रनिंग कहते थे, और इसमें हसन सबसे तेज और सबसे अच्छा था। फॉर यू 1000 टाइम्स ओवर, यही वह लाइन थी जो हसन हमेशा अमीर से कहता था। इसका मतलब था कि वह हमेशा अमीर के लिए रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही पतंगबाजी की प्रतियोगिता नजदीक आने लगी, अमीर के मन में एक सपना पनपने लगा। अगर वह इस बार जीत गया तो शायद बाबा उसे और ज्यादा प्यार करेंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह प्रतियोगिता उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अध्याय 7, वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। पतंगबाजी प्रतियोगिता का दिन आ चुका था। काबुल की ठंडी हवाओं में सैकड़ों पतंगे आसमान में लहरा रही थीं। अमीर का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह यह प्रतियोगिता जीत गया तो बाबा उस पर गर्व करेंगे। अमीर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पतंग उड़ानी शुरू की। एक एक करके वह कई पतंगें काटता गया। प्रतियोगिता के अंत में सिर्फ 2 पतंगें बची थीं, अमीर की और एक नीले रंग की पतंग। यह आखिरी चुनौती थी। अमीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार उसने नीली पतंग भी काट दी। तुमने कर दिखाया। भीड़ में से लोग चिल्लाने लगे। बाबा भी छत से देख रहे थे और उनके चेहरे पर गर्व की चमक थी। अमीर को लगा कि उसकी सबसे बड़ी जीत हो गई है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। हसन की वफादारी और भयावह घटना। हसन ने अमीर से वादा किया था कि वह उसके लिए नीली पतंग लेकर आएगा। फॉर यू 1000 टाइम्स ओवर, कहकर वह पतंग की तलाश में दौड़ गया। अमीर वहीं खड़ा रहा, लेकिन जब काफी देर हो गई और हसन नहीं लौटा तो उसे चिंता होने लगी। जब अमीर ने हसन को खोजने की कोशिश की तो उसने एक गली में कुछ अजीब देखा। हसन वहां था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके सामने असफ और उसके 2 साथी खड़े थे। असफ ने हसन को धमकाया और कहा कि वह नीली पतंग उसे दे दे, लेकिन हसन ने इनकार कर दिया। यह अमीर के लिए है, उसने गर्व से कहा। असफ को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अमीर की कायरता। अमीर ने वह सब देखा जो हो रहा था। असफ और उसके साथियों ने हसन पर हमला किया, उसे पीटा और उसका शोषण किया, लेकिन अमीर ने कुछ नहीं किया। वह डर के मारे वहीं छिपा रहा। उसके अंदर 2 आवाजें थीं। एक कह रही थी कि हसन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, उसे बचाओ, लेकिन दूसरी कह रही थी अगर तुमने कुछ कहा तो असफ तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। आखिरकार अमीर ने भाग जाना चुना। उसने हसन को अकेला छोड़ दिया, अपनी पतंग उठाई और वापस घर चला गया। पछतावा और शर्म। अमीर ने पतंगबाजी की प्रतियोगिता जीत ली थी, लेकिन वह खुश नहीं था। जब हसन घर लौटा तो उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में दर्द और अपमान साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने अमीर से कोई शिकायत नहीं की। अमीर ने अपनी जीत बाबा को दिखाई और बाबा उस पर गर्व करने लगे,
लेकिन अंदर से अमीर को अपनी कायरता और हसन को धोखा देने का गहरा पछतावा था। अध्याय 7 का असर। यह अध्याय कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अमीर की चुप्पी और हसन का बलिदान उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए बदल देता है। यह अपराध बोध आने वाले वर्षों तक अमीर को सताता रहेगा। अध्याय 8। अपराध बोध का साया। अमीर ने पतंगबाजी प्रतियोगिता जीत ली थी, लेकिन वह खुशी महसूस नहीं कर पा रहा था। असफ द्वारा हसन पर किए गए अत्याचार को देखना और कुछ न करना, यह अपराध बोध अब अमीर के दिल में घर कर चुका था। वह हसन की आंखों में देखने से भी कतराने लगा था। हसन की चुप्पी और अमीर की बेचैनी हसन पहले की तरह ही वफादार बना रहा। उसने अमीर से कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, लेकिन अमीर जानता था कि हसन को सब समझ आ गया था। उसकी चुप्पी अमीर के लिए एक अजीब सजा बन गई थी। अमीर अब हर समय बेचैन रहने लगा। जब भी वह हसन के करीब होता, उसे अपनी कायरता याद आ जाती। वह खुद को उससे दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हसन हर बार उसी निष्ठा से उसके सामने आ जाता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाबा और अमीर के रिश्ते में बदलाव। प्रतियोगिता जीतने के बाद बाबा अमीर के और करीब आ गए। उन्होंने अमीर के लिए कई तोहफे खरीदे, उसे बाहों में भरकर प्यार किया, और पहली बार अमीर को यह महसूस हुआ कि वह बाबा के लिए गर्व की वजह बन गया है। बाबा ने अमीर को बाजार घुमाया, दोस्तों से मिलवाया, और यहां तक कि उसे अपने साथ सैर पर भी ले जाने लगे। यह सब अमीर के लिए नया था, लेकिन जितना ज्यादा बाबा उससे प्यार कर रहे थे, उतना ही ज्यादा अमीर को अपनी गलती और हसन के साथ किए गए धोखे का एहसास हो रहा था। अमीर का हसन से बचना। अमीर अब हसन का सामना नहीं कर पा रहा था। जब भी वह उसके पास आता, अमीर को अंदर से घुटन महसूस होती थी। वह चाहता था कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे हसन उसकी जिंदगी से पूरी तरह चला जाए। एक दिन अमीर और बाबा एक पारिवारिक यात्रा से लौटे तो अमीर ने देखा कि हसन उनके कमरे में बैठा था। उसने अपनी झाड़ू पकड़ी हुई थी और उसकी आंखें झुकी हुई थीं। अमीर को उसकी यह हालत सहन नहीं हो रही थी। गिल्ट से छुटकारा पाने की कोशिश, अपने अपराध बोध से बचने के लिए अमीर ने एक भयानक फैसला लिया। उसने सोचा कि अगर वह हसन को अपराधी साबित कर दे तो बाबा उसे घर से निकाल देंगे और वह उसकी यादों से मुक्त हो जाएगा। अमीर ने जानबूझकर अपने नए जन्मदिन के तोहफों में से एक महंगी घड़ी और पैसे हसन के कमरे में रख दिए, ताकि ऐसा लगे कि हसन ने चोरी की है। फिर उसने बाबा से कहा कि उसकी घड़ी और पैसे गायब हैं। बाबा ने मामले की जांच की और जब हसन से पूछा गया तो उसने चौंकाने वाला जवाब दिया, हाँ, मैंने चुराया। अमीर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि हसन झूठ बोल रहा है। वह जानता था कि हसन ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसने खुद पर लगे झूठे आरोप को स्वीकार कर लिया। बाबा का फैसला और हसन की विदाई। बाबा को यह सुनकर गहरा झटका लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हसन को माफ कर दिया, लेकिन हसन और अली, उसके पिता, अब इस घर में नहीं रह सकते थे। अली ने बाबा से कहा कि वे यहां से जाना चाहते हैं। यह सुनकर बाबा बहुत आहत हुए और उन्होंने अली को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अली अपने फैसले पर अटल था। अमीर की राहत और पछतावा। जब हसन और अली ने घर छोड़ दिया तो अमीर ने राहत की सांस ली। अब उसे हर दिन हसन का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसी के साथ उसका अपराध बोध और ज्यादा बढ़ गया। उसने सोचा था कि हसन के चले जाने से सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वह हमेशा के लिए उस अपराध की छाया में जीने के लिए मजबूर था। अध्याय 9। जन्मदिन की पार्टी और अपराध बोध का बढ़ता भार। अमीर ने सोचा था कि हसन के जाने के बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपराध बोध अब भी उसके दिल में था और हसन की अनुपस्थिति हर चीज में महसूस होती थी। अमीर का जन्मदिन और बाबा की खुशी। बाबा ने अमीर का 13वां जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाने का फैसला किया। उन्होंने एक भव्य पार्टी आयोजित की जिसमें कई मेहमान आए। अमीर को बहुत सारे उपहार मिले, लेकिन उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मन अब भी हसन की यादों में उलझा हुआ था। सबसे अनोखा उपहार रहीम खान ने दिया, एक सुंदर नोटबुक जिसमें अमीर अपनी कहानियां लिख सकता था। रहीम खान ने उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपनी लेखनी पर ध्यान दे। असफ का उपहार और छिपा हुआ डर। पार्टी में असफ भी आया
और उसने अमीर को एक जर्मन इतिहास की किताब दी जिसमें हिटलर का जिक्र था। यह एक ताना था। असफ ने पहले ही हसन पर किए अपने अत्याचार से अमीर की कमजोरी देख ली थी। अमीर असफ से बात करने में असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने दिखाया कि वह सामान्य है। अंदर से वह अब भी खुद को कायर महसूस कर रहा था। अपराध बोध का चरम पार्टी के बाद अमीर ने सभी उपहारों को देखा, लेकिन वह किसी भी चीज से खुश नहीं था। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने गुस्से में आकर सभी उपहारों को दूर फेंक दिया, यह सोचकर कि वह इनका हकदार नहीं है। उसने जन्मदिन के जश्न को केवल एक दिखावा माना। वह जानता था कि बाबा उसे अब प्यार कर रहे हैं, लेकिन यह प्यार उसने हसन के साथ धोखा करके हासिल किया था। अमीर का खुद से संघर्ष उस रात अमीर को नींद नहीं आई। उसे हसन की आंखें, उसका चेहरा और उसका झूठा स्वीकार किया हुआ अपराध बार बार याद आ रहा था। उसने सोचा, क्या मैं सच में एक अच्छा इंसान हूं? यह अध्याय दर्शाता है कि अपराध से भागना आसान नहीं होता। हसन को घर से निकालकर भी अमीर को शांति नहीं मिली, बल्कि उसका अपराध बोध और बढ़ गया। अध्याय 10, अफगानिस्तान से पलायन, साल 1981, काबुल। अमीर अब 18 साल का हो चुका था, लेकिन उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और देश में हर तरफ डर और आतंक का माहौल था। बाबा ने फैसला किया कि अब वे अफगानिस्तान छोड़ देंगे और पाकिस्तान के रास्ते अमेरिका चले जाएंगे। रास्ते की कठिनाइयां अमीर और बाबा एक पुराने ट्रक में छिपकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर सफर कर रहे थे। ट्रक में कई और लोग थे जो युद्ध और अत्याचार से बचने के लिए अपना घर छोड़ रहे थे। रास्ता खतरों से भरा था। तलाशी, रूसी सैनिकों की चौकियां और ठंड से भरी रातें। एक मौके पर रूसी सैनिकों ने ट्रक को रोक लिया। उन्होंने रिश्वत मांगी, लेकिन जब बाबा ने विरोध किया तो अमीर को लगा कि वे मारे जाएंगे, लेकिन बाबा की हिम्मत ने उन्हें बचा लिया। तहखाने में छिपना एक और मुश्किल तब आई जब अमीर और बाकी यात्रियों को एक गंदे तहखाने में कई दिनों तक छिपकर रहना पड़ा। वहां हवा नहीं थी, बदबू थी और भूख प्यास से लोग कमजोर हो रहे थे। अमीर की हालत बिगड़ने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि अफगानिस्तान छोड़ना इतना दर्दनाक और कठिन होगा। बाबा, जो कभी काबुल में सम्मानित व्यक्ति थे, अब एक शरणार्थी बन चुके थे। पाकिस्तान पहुंचना कई हफ्तों की यात्रा के बाद वे पाकिस्तान पहुंचे। अमीर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। बाबा अब भी मजबूत बने हुए थे, लेकिन अमीर समझ गया था कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अध्याय 11, अमेरिका में नई जिंदगी, 1980 का दशक। अमीर और बाबा अब फ्रेमोंट, कैलिफोर्निया में रह रहे थे। अमेरिका की जिंदगी पूरी तरह अलग थी। यहां न काबुल की महक थी, न पुराने दोस्त, न ही बाबा का पुराना रुतबा। वे अब एक नई दुनिया में थे, जहां उन्हें खुद को फिर से साबित करना था। बाबा का संघर्ष अमेरिका में बाबा के लिए सब कुछ कठिन था। काबुल में वे एक सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन अब उन्हें एक गैस स्टेशन पर छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ रही थी। वे कभी किसी के आगे नहीं झुके थे, लेकिन अब हर डॉलर कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही थी। एक दिन बाबा एक दुकान पर गए, लेकिन जब कैशियर ने उनकी पहचान की पुष्टि के लिए आईडी मांगी तो बाबा गुस्से में आ गए। उन्हें यह अपमानजनक लगा कि अब लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे। अमीर का नया जीवन, अमीर के लिए अमेरिका एक नई शुरुआत थी। उसे अंग्रेजी आती थी और वह जल्दी इस नई दुनिया में ढल गया। वह कॉलेज में दाखिला ले चुका था और उसका सपना था कि वह एक लेखक बने। अमेरिका ने उसे एक मौका दिया था कि वह अपने अतीत से पीछा छुड़ा सके, लेकिन हसन की यादें अब भी कभी कभी उसे परेशान करती थीं। फ्ली मार्केट और सोरोया से मुलाकात बाबा और अमीर ने कुछ पैसे कमाने के लिए फ्ली मार्केट में एक स्टॉल लगाना शुरू किया, जहां वे अफगान सामान बेचते थे। वहीं अमीर की मुलाकात सोरोया से हुई, एक अफगान लड़की जो अमेरिका में रह रही थी। सोरोया सुंदर, बुद्धिमान और मजबूत इरादों वाली लड़की थी, लेकिन उसका भी एक अतीत था। अमीर को पहली बार किसी से लगाव महसूस हुआ। बाबा की तबीयत बिगड़ना, इसी दौरान बाबा की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें फेफड़ों का कैंसर हो गया था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। बाबा, जो हमेशा ताकतवर और जिद्दी रहे थे, अब कमजोर हो रहे थे। अमीर समझ गया था कि उसका और बाबा का सफर अब ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। अध्याय 12,
प्यार, संघर्ष और बाबा की विदाई। अमीर अब कॉलेज में था और उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन उसके दिल में सोरोया के लिए खास जगह बन चुकी थी। हर वीकेंड फ्ली मार्केट में उसे देखने के बहाने वह वहां जाता, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उससे बात कैसे करे। सोरोया और अमीर का रिश्ता एक दिन आखिरकार अमीर ने हिम्मत जुटाई और सोरोया से बात की। दोनों की बातचीत बढ़ने लगी और अमीर को महसूस हुआ कि सोरोया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि समझदार और दयालु भी थी। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि सोरोया का अतीत भी उसकी तरह पेचीदा था। उसने अमीर को बताया कि वह पहले एक आदमी के साथ भाग गई थी और इस वजह से उसके माता पिता को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। अमीर को एहसास हुआ कि हम सभी के अतीत में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे हम भाग नहीं सकते। बाबा की तबीयत और अमीर की शादी, इस बीच बाबा की सेहत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। अमीर को अब एहसास हो रहा था कि वह अपने पिता को हमेशा के लिए खोने वाला है, लेकिन बाबा ने अमीर की एक आखिरी इच्छा पूरी करने की ठानी। वे सोरोया के पिता जनरल ताहेरी से उसका रिश्ता मांगने गए और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अमीर और सोरोया की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन बाबा इसे ज्यादा दिन तक देख नहीं पाए। बाबा की विदाई शादी के कुछ हफ्तों बाद बाबा की हालत इतनी बिगड़ गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। अमीर ने उनसे कहा, बाबा, क्या आप खुश हैं? बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बहुत खुश हूं बेटा। कुछ दिनों बाद बाबा हमेशा के लिए अमीर को छोड़कर चले गए। अमीर ने पहली बार महसूस किया कि अब वह सच में अकेला था। अध्याय 13, एक नई शुरुआत। लेकिन अधूरापन बरकरार। बाबा की मौत के बाद अमीर को पहली बार महसूस हुआ कि अब वह पूरी तरह अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार है। सोरोया के साथ उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन था जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। शादीशुदा जिंदगी और नई चुनौतियां। सोरोया एक समझदार और सहानुभूतिपूर्ण पत्नी थी। उसने अमीर को हर तरह से सपोर्ट किया, लेकिन दोनों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वे माँ बाप नहीं बन सकते थे। कई सालों तक डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद भी जब कोई उम्मीद नहीं दिखी तो दोनों ने यह सच स्वीकार कर लिया। अमीर का लेखक बनना। इस दौरान अमीर ने अपना लेखन जारी रखा और आखिरकार उसकी पहली किताब प्रकाशित हो गई। यह उसके लिए एक बड़ा क्षण था, क्योंकि वह हमेशा से एक लेखक बनना चाहता था। जब उसे अपनी पहली किताब का पहला प्रिंट मिला तो उसे बाबा की याद आई। काश वे यह देख पाते। एक अनजान कॉल जिसने सब बदल दिया। एक दिन अमीर को पाकिस्तान से एक फोन कॉल आया। ये रहीम खान थे, बाबा के पुराने दोस्त। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अमीर, यहां आओ, यहां तुम्हारे लिए एक मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का। अमीर समझ नहीं पाया कि आखिर रहीम खान क्यों उसे बुला रहे हैं, लेकिन उनकी आखिरी लाइन उसके दिमाग में गूंजती रही, एक तरीका है फिर से अच्छा बनने का। क्या अमीर अपने अतीत का सामना करेगा? अमीर जानता था कि रहीम खान का बुलावा सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं थी। यह उसके अतीत से जुड़ा था, हसन से जुड़ा था। वर्षों से वह हसन को याद नहीं करना चाहता था, लेकिन अब काबुल वापस जाने का बुलावा उसे अतीत की ओर खींच रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपकी एक कमेंट मेरा दिन बना सकती है। ये मुझे और भी ऑडियो बुक समरीज लाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो एक कमेंट तो बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 14, वापसी की दहलीज पर रहीम खान का फोन कॉल अमीर के दिमाग में गूंज रहा था। एक तरीका है फिर से अच्छा बनने का। इन शब्दों ने उसके दिल में कुछ ऐसा जगा दिया जिससे वह बचना चाहता था। अतीत की गूंज, हसन की यादें, काबुल की गलियां। वह जानता था कि अगर उसने इस बुलावे को स्वीकार किया तो उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का सामना करना पड़ेगा। संघर्ष और फैसला। सोरोया ने महसूस किया कि अमीर के भीतर कुछ चल रहा है। जब उसने उससे पूछा तो अमीर ने पाकिस्तान जाने की बात बताई। सोरोया थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन उसने अमीर के फैसले का सम्मान किया। तुम्हें जाना चाहिए अगर तुम्हारा दिल कहता है कि यह जरूरी है, सोरोया ने कहा। अमीर को एहसास हुआ कि वह उससे कुछ नहीं छिपा सकता। अगले कुछ दिनों तक अमीर एक अजीब बेचैनी में रहा। वह काबुल लौटने के विचार से डरा हुआ था। उसे याद था
कि वहां एक समय पर वह हसन के साथ कितनी खुशहाल जिंदगी बिताता था और फिर कैसे उसकी एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया था। पाकिस्तान की उड़ान आखिरकार अमीर ने अपना टिकट बुक किया और पाकिस्तान के लिए उड़ान भर ली। जैसे ही वह विमान में बैठा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 20 साल बाद वह अपनी जड़ों की ओर लौट रहा था। पाकिस्तान पहुंचकर वह रहीम खान से मिला। वह पहले से बहुत बूढ़े और कमजोर दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही समझदारी थी, वही स्नेह जो अमीर को बचपन से महसूस होता था। तुम्हें बुलाने का एक कारण है अमीर, रहीम खान ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें कुछ जानना जरूरी है, हसन के बारे में, तुम्हारे पिता के बारे में और तुम्हारे अपने बारे में। अमीर का दिल धड़क उठा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह सच जो अब उसके सामने आने वाला था उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अध्याय 15, एक छुपा हुआ सच। जब अमीर पाकिस्तान पहुंचा तो वह पेशावर के एक छोटे से घर में रहीम खान से मिला। वह बेहद कमजोर और बीमार दिख रहे थे। उनकी खांसी बता रही थी कि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही गंभीरता थी, वही समझदारी जिसने अमीर को हमेशा प्रभावित किया था। रहीम खान की कहानी। अमीर ने रहीम खान के पास बैठते ही पूछा, आप कैसे हैं? रहीम खान हल्के से मुस्कुराए और बोले, अब ज्यादा समय नहीं बचा अमीर, लेकिन इससे पहले कि मैं चला जाऊं तुम्हें एक जरूरी सच जानना होगा। उन्होंने बताया कि जब सोवियत आक्रमण के बाद बाबा और अमीर अमेरिका चले गए थे, तब उन्होंने ही बाबा का पुराना घर संभाला था। लेकिन काबुल अब पहले जैसा नहीं रहा था। तालिबान का खौफ हर जगह था और लोगों की जिंदगी अंधेरे में डूब गई थी। अमीर बेचैनी से उनकी बात सुन रहा था, लेकिन उसका दिल एक ही सवाल पूछ रहा था, हसन के बारे में क्या? हसन की कहानी रहीम खान ने बताया कि उन्होंने काबुल में हसन को ढूंढा था। हसन अब शादीशुदा था, उसकी पत्नी फरजाना थी और उनके पास एक छोटा बेटा था, सोहराब। क्या? अमीर चौंक गया। हसन का बेटा? रहीम खान ने सिर हिलाया और आगे बताया कि जब उन्होंने हसन से बाबा के पुराने घर में रहने के लिए कहा तो हसन ने इनकार कर दिया। वह अपनी मां के साथ एक छोटे से गांव में रह रहा था, लेकिन कुछ समय बाद संयोग से हसन की मां सनाउबर वापस लौट आई। अमीर के लिए यह सुनना हैरान करने वाला था। सनाउबर, जिसने हसन को बचपन में छोड़ दिया था, अब लौट आई थी और हसन ने उसे माफ कर दिया था। एक भयावह सच्चाई। रहीम खान की आवाज भारी हो गई जब उन्होंने आगे कहा, तालिबान ने हसन और उसकी पत्नी को मार डाला। अमीर का दिल धड़क उठा। क्या? हाँ अमीर, रहीम खान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तालिबान को शक था कि हसन तुम्हारे पिता की संपत्ति पर अवैध रूप से रह रहा था। उन्होंने उसे और उसकी पत्नी को घर के बाहर खींचकर गोली मार दी। अमीर को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हसन मर चुका था, वह दोस्त जो हमेशा वफादार रहा, जो हमेशा उसके लिए खड़ा रहा, अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन यह सब कुछ नहीं था। रहीम खान ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, अमीर, तुम्हें एक और सच जानना चाहिए। क्या? अमीर की आवाज कांप रही थी। हसन तुम्हारा भाई था। अमीर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। क्या? हसन बाबा का बेटा था। अमीर। अध्याय 16, अतीत का कर्ज। रहीम खान की बात सुनकर अमीर का दिल जैसे किसी बोझ से दब गया था। हसन उसका भाई था, यह सच उसके पूरे अस्तित्व को झकझोरने के लिए काफी था। उसका दिमाग अतीत की गलियों में भटकने लगा। बचपन के वे सारे पल जब हसन ने उसके लिए खुद को कुर्बान किया था, वह वाक्य जो हमेशा उसके कानों में गूंजता था, आपके लिए 1000 बार। अब हसन नहीं रहा, लेकिन उसका बेटा सोहराब इस दुनिया में था, अनाथ, अकेला और शायद उतना ही टूटा हुआ जितना अमीर खुद महसूस कर रहा था। एक नया मिशन। रहीम खान ने धीरे से कहा, अमीर, तुम्हारे पास खुद को साबित करने का एक मौका है, सोहराब को बचा लो। अमीर की आंखों में सवाल थे। बचाऊं? कहां है वो? काबुल में। अमीर ने गहरी सांस ली। काबुल, वही शहर जिसे वह 2 दशक पहले छोड़ चुका था। अब वहां तालिबान का राज था, हर गली में डर पसरा हुआ था। लेकिन मैं वहां कैसे जाऊं? रहीम खान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो सही है वह हमेशा आसान नहीं होता। अमीर की उलझन। अमीर के मन में उथल पुथल मची थी। क्या वह वाकई इतने सालों बाद काबुल वापस जा सकता है?
क्या वह उस डर और अपराध बोध का सामना कर सकता है जिससे वह बचता आया था? लेकिन फिर उसे हसन की याद आई। हसन जो हमेशा उसके लिए खड़ा रहा, जिसने कभी अमीर को छोड़ने की नहीं सोची। अब बारी अमीर की थी। मैं जाऊंगा, अमीर ने धीरे से कहा। रहीम खान ने संतोष की सांस ली। तो फिर तैयार हो जाओ अमीर, यह सफर सिर्फ काबुल का नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अतीत का सामना करने का भी है। अध्याय 17, छिपे हुए सच का खुलासा। अमीर अभी भी रहीम खान की बातों के बोझ तले दबा हुआ था। हसन का बेटा सोहराब तालिबान के कब्जे वाले काबुल में था और उसे बचाने की जिम्मेदारी अब अमीर पर थी। लेकिन इससे पहले कि अमीर इस पर और विचार करता, रहीम खान ने उसे एक और चिट्ठी पकड़ाई। यह हसन ने लिखी थी। अमीर ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। हसन की चिट्ठी। प्रिय अमीर, मुझे उम्मीद है कि जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे तब तुम स्वस्थ और खुशहाल होगे। मैं नहीं जानता कि हमारी जिंदगियां दोबारा मिलेंगी या नहीं, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि ऐसा हो। बाबा जान अली अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका जाना मेरे लिए बहुत बड़ा आघात था, लेकिन मैं जानता हूं कि वे हमेशा मेरी हिफाजत कर रहे हैं। मेरी शादी फरजाना से हो चुकी है और अल्लाह ने हमें एक बेटा दिया है, सोहराब। वह बहुत प्यारा और मासूम है, ठीक वैसे ही जैसे हम बचपन में थे। मैं उसे वही कहानियां सुनाता हूं जो तुम मुझे सुनाया करते थे। कभी कभी जब वह सोता है तो मैं उसकी ओर देखता हूं और सोचता हूं, क्या उसके पास भी कोई ऐसा दोस्त होगा जो उसके लिए 1000 बार दौड़े? काबुल अब पहले जैसा नहीं रहा। तालिबान ने सब कुछ बदल दिया है। मैं नहीं जानता कि भविष्य क्या लेकर आएगा, लेकिन मैं बस यही चाहता हूं कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे। अगर कभी हम दोबारा मिले तो मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहूंगा अमीर, बहुत कुछ जो मेरे दिल में है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो बस यह जान लेना, मैंने हमेशा तुम्हारी दोस्ती को संजो कर रखा है। तुम्हारा भाई हसन। अमीर पर गहरा प्रभाव। अमीर ने चिट्ठी पढ़कर अपने आंसू नहीं रोक पाया। हसन अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी बातें, उसकी मासूमियत और उसकी दोस्ती अब भी जिंदा थी। रहीम खान ने धीरे से कहा, अमीर, सोहराब को बचाकर तुम न केवल हसन का कर्ज चुका सकते हो बल्कि खुद को भी माफ कर सकते हो। अब अमीर के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक बच्चा बचाने की बात नहीं थी, यह खुद से भागते रहने की उसकी आदत को तोड़ने की बात थी। यह हसन के लिए, खुद के लिए और उनके बचपन की दोस्ती के लिए जरूरी था। क्या अमीर हिम्मत जुटाकर काबुल जाएगा? क्या वह सोहराब को बचा पाएगा? अध्याय 18, आत्मा का बोझ। रहीम खान के खुलासों और हसन की चिट्ठी पढ़ने के बाद अमीर का दिल भारी हो गया था। वह गहरी उलझन में था। उसका पूरा बचपन, उसके रिश्ते, उसकी यादें, सब कुछ अब एक अलग रोशनी में दिखाई दे रहा था। हसन मेरा भाई था, यह सच उसे भीतर तक हिला गया। उसने खुद से कई सवाल पूछे। क्या बाबा सच में वैसे ही थे जैसे मैं सोचता था? उन्होंने हमेशा नैतिकता, ईमानदारी और सम्मान की बात की, लेकिन खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त अली के साथ ऐसा बड़ा धोखा किया। उन्होंने अपने ही बेटे को उसकी असली पहचान से वंचित रखा और उसे एक नौकर बनकर जीने दिया। अमीर की पूरी दुनिया जैसे बिखर चुकी थी। उसने सोचा कि वह हमेशा हसन से बेहतर था, लेकिन अब सच सामने था। हसन उसका सगा भाई था और उसने उसके साथ गलत किया था। अमीर का अपराध बोध उसका मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। क्या हसन को कभी इस सच्चाई का पता चला था? शायद नहीं, लेकिन अगर पता भी चलता तो क्या फर्क पड़ता? हसन ने हमेशा अमीर को अपनाया, बिना किसी शर्त के। उसने कभी सवाल नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया। यहां तक कि जब अमीर ने उससे दूर जाने के लिए मजबूर किया, तब भी हसन ने प्यार और वफादारी नहीं छोड़ी। अब वह नहीं था, वह मर चुका था। अमीर को लगा जैसे उसके सीने पर कोई बड़ा पत्थर रखा हो। वह कभी हसन से माफी नहीं मांग सकता था, लेकिन शायद वह सोहराब को बचाकर कुछ हद तक अपनी आत्मा के बोझ को हल्का कर सकता था। एक नया फैसला। अमीर ने गहरी सांस ली और पहली बार अपने अंदर एक नया संकल्प महसूस किया। अब यह सिर्फ हसन के लिए पश्चाताप करने का सवाल नहीं था, यह सही चीज करने का मौका था। मैं काबुल जाऊंगा, उसने खुद से कहा। काबुल, जहां उसका बचपन बसा था, जहां उसने अपने सबसे गहरे पाप किए थे, और अब जहां उसका सबसे बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। निष्कर्ष, अमीर जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा,
तालिबान का डर, अपनी पुरानी गलियों में लौटने की तकलीफ और सोहराब को बचाने की चुनौती, यह सब उसके सामने था। लेकिन इस बार वह भागेगा नहीं। इस बार वह सामना करेगा। क्या अमीर काबुल पहुंचकर सोहराब को बचा पाएगा? उसे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? अगला अध्याय और भी रोमांचक होने वाला है। अध्याय 19, अतीत की ओर सफर। अमीर ने आखिरकार वह फैसला कर लिया था जिससे वह सालों से भाग रहा था, काबुल वापस जाने का। यह सफर सिर्फ भौगोलिक नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक और आत्मिक यात्रा भी थी। उसे न केवल अपने गुनाहों का सामना करना था, बल्कि हसन के बेटे सोहराब को भी बचाना था। क्या मैं इस लायक हूं कि मैं यह करने जाऊं? अमीर के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था, लेकिन अब पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। फरीद, नया साथी, नया नजरिया पेशावर में। रहीम खान ने अमीर को फरीद नाम के एक टैक्सी ड्राइवर से मिलवाया, जो उसका गाइड बनने वाला था। फरीद अफगानिस्तान में तालिबान के अत्याचारों से परिचित था और उसने कई भयावह घटनाएं देखी थीं। जब अमीर ने बताया कि वह काबुल जाकर सोहराब को ढूंढना चाहता है, तो फरीद ने पहले संदेह जताया। तुम एक अमीर आदमी थे जिसने आराम से अमेरिका में जिंदगी बिता दी। अब अचानक तुम्हें अफगानिस्तान की फिक्र क्यों होने लगी? फरीद का यह सवाल अमीर को चुभ गया। शायद फरीद सही कह रहा था। क्या यह सिर्फ अपराध बोध की वजह से था, या फिर अमीर सच में हसन और उसके बेटे के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था? अमीर को अपनी मंशा पर खुद भी शक हो रहा था। अफगानिस्तान का बदला हुआ चेहरा। जब वे अफगानिस्तान में दाखिल हुए तो अमीर को अपने बचपन का काबुल याद आ गया। खूबसूरत गलियां, रंगीन बाजार, हंसते खेलते बच्चे। लेकिन अब का काबुल एक भूतिया शहर लग रहा था। हर जगह बर्बादी, टूटी हुई इमारतें और लोगों की आंखों में डर। अमीर ने कार की खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि तालिबान के शासन में काबुल पूरी तरह बदल चुका था। यह मेरा घर है? उसने खुद से पूछा। गरीबी और भूख का असली मंजर रास्ते में उन्होंने एक गरीब परिवार को देखा जो एक खंडहर में रह रहा था। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। फरीद ने कार से उतरकर उन्हें थोड़े पैसे देने चाहे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम भी कभी अच्छे घर में रहते थे, लेकिन अब हमें दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों पर जीना पड़ रहा है, उस आदमी ने कहा। अमीर ने महसूस किया कि वह अफगानिस्तान जिसे उसने बचपन में छोड़ा था, वह अब सिर्फ यादों में ही बचा था। पहली रात, डर और बेचैनी। उस रात अमीर और फरीद ने एक गांव में शरण ली, लेकिन अमीर के मन में बेचैनी थी। उसने सपने में खुद को देखा। छोटे अमीर और हसन बर्फीली गलियों में पतंग उड़ा रहे थे, लेकिन फिर अचानक हसन गायब हो गया और अमीर अकेला रह गया। यह सपना उसकी असल जिंदगी का प्रतिबिंब था। हसन चला गया, लेकिन उसकी परछाई अब भी अमीर का पीछा कर रही थी। निष्कर्ष, यह सफर सिर्फ एक लड़के को बचाने का नहीं था। यह सफर अमीर के अपने पापों के प्रायश्चित का भी था। क्या अमीर सोहराब को बचा पाएगा? क्या वह अपने अतीत का सामना कर पाएगा? क्या तालिबान के आतंक के बीच उसे सही रास्ता मिलेगा? अध्याय 20, धूल में दबी यादें। अमीर और फरीद का सफर काबुल की ओर जारी था। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंच रहे थे, चारों ओर तबाही का मंजर और भी ज्यादा साफ हो रहा था। गली गली में खंडहर, टूटी हुई इमारतें और सड़कों पर इधर उधर भटकते लोग। ये वही काबुल नहीं था जिसे अमीर अपने बचपन में जानता था। बदल चुका था काबुल। जब अमीर छोटा था, तब काबुल में रौनक थी। गलियों में बच्चे खेलते थे, दुकानों पर रेवड़ियों और सूखे मेवों की खुशबू होती थी, और हर शाम लोग छतों से पतंगे उड़ाया करते थे। लेकिन अब यहां की गलियां शो अब अजनबी लग रही हैं, अमीर ने खुद से कहा। तालिबान के साए में काबुल अब एक डरावना और बेजान शहर बन चुका था। जगह जगह सशस्त्र लोग घूम रहे थे। हर कोई एक दूसरे से नजरें चुराकर चलता था। फरीद ने धीरे से कहा, यहां सवाल पूछने की भी इजाजत नहीं है। बस आंखें झुकाकर चलो और दिखावा करो कि सब कुछ सामान्य है। पतंगों की दुकान, पुरानी यादें और सच्चाई अमीर को अपने बचपन की सबसे प्यारी यादों में से एक पतंग उड़ाने की थी। उसने सोचा, क्या यहां अब भी पतंगें मिलती हैं? वे एक पुरानी पतंगों की दुकान के पास गए। वहां एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था, जिसकी आंखों में बीते दिनों की झलक थी। अमीर ने धीरे से पूछा, क्या यहां अब भी लोग पतंग उड़ाते हैं? बूढ़े आदमी ने उदासी से सिर हिलाया। नहीं बेटा,
तालिबान ने पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दी है। यहां अब सिर्फ डर उड़ता है, पतंग नहीं। अमीर का दिल बैठ गया। क्या मेरा बचपन सिर्फ यादों में ही रह जाएगा? सोहराब की तलाश शुरू। अमीर की असली यात्रा अब शुरू होने वाली थी। उसे सोहराब को ढूंढना था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। रहीम खान ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि सोहराब किसी अनाथालय में हो सकता है। फरीद ने कुछ जानकारों से पूछताछ की और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जो अनाथालयों की देखभाल करता था। अनाथालय की भयावह सच्चाई। जब अमीर और फरीद अनाथालय पहुंचे तो वहां का नजारा डराने वाला था। टूटी हुई दीवारें, गंदगी और भूखे बच्चे। अनाथालय का प्रभारी एक दुबला पतला आदमी था जिसने उनका स्वागत किया। अमीर ने सीधे सवाल किया, क्या यहां सोहराब नाम का कोई लड़का है? प्रभारी ने धीरे से कहा, हां था, लेकिन अब नहीं। अमीर का दिल धड़क उठा। क्या मतलब? प्रभारी ने भारी आवाज में जवाब दिया, तालिबान हर कुछ हफ्तों में यहां आते हैं और कुछ बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे ताकतवर हैं। सोहराब उन्हीं में से एक था। यह सुनकर अमीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो अब वह कहां है? प्रभारी ने कहा, अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें तालिबान के एक बड़े आदमी से मिलना होगा। वही इन बच्चों को रखता है। अमीर और फरीद एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब उन्हें सीधे तालिबान के गढ़ में जाना था। अब आगे क्या? क्या अमीर सच में तालिबान के उस क्रूर आदमी से मिल पाएगा? क्या सोहराब अभी जिंदा होगा? क्या अमीर अपने अतीत के गुनाहों को धो पाएगा? अध्याय 21। तालिबान का गढ़। अमीर और फरीद अब एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर थे। उन्हें सोहराब को बचाने के लिए सीधे तालिबान के एक प्रभावशाली व्यक्ति से मिलना था। यह वही तालिबान था जिसने काबुल को बर्बाद कर दिया था, जिसने पतंगों को आसमान से हटा दिया था, जिसने हंसी और खुशियों को लोगों की जिंदगी से मिटा दिया था। तालिबान से मुलाकात का इंतजाम। फरीद ने अपने कुछ जानकारों से बात की और पता चला कि तालिबान का वह आदमी अक्सर एक स्टेडियम में जाता था जहां हर हफ्ते शरीयत के कानून के तहत लोगों को सार्वजनिक रूप से सजा दी जाती थी। यह वही जगह थी जहां अब पतंगबाजी नहीं होती थी, बल्कि डर का खेल खेला जाता था। अमीर और फरीद स्टेडियम पहुंचे। वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। बीच में एक आदमी सफेद लिबास पहने खड़ा था। उसकी आंखों पर काला चश्मा था। लोग उसे बहुत सम्मान से देख रहे थे। अचानक उसने आदेश दिया और कुछ लोगों को मैदान में लाया गया। वे अपराधी बताए जा रहे थे और उनके साथ क्रूरता से पेश आया गया। तालिबान का खूंखार लीडर स्टेडियम के इस खौफनाक नजारे के बीच फरीद ने धीरे से अमीर के कान में कहा, वही आदमी है, यही तुम्हारी मुलाकात तय कर सकता है। अमीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह सही कर रहा था? लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मैच खत्म होने के बाद अमीर को उस तालिबान लीडर से मिलने की अनुमति मिली। वे एक बड़े आलीशान घर में पहुंचे। अंदर जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तालिबान का वह आदमी आलीशान सोफे पर बैठा था। तो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? उसने अपनी भारी आवाज में पूछा। अमीर ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं एक बच्चे की तलाश कर रहा हूं सोहराब। मुझे बताया गया कि वह तुम्हारे पास है। अमीर को पहचानना, अतीत का सामना। तालिबान लीडर चुपचाप मुस्कुराया और अचानक अपनी काली ऐनक उतार दी। अमीर का दिल दहल गया। यह वही आदमी था, वही असदुल्लाह जिसने बचपन में हसन पर अत्याचार किया था। अमीर का गला सूख गया। यह अतीत उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब वह कमजोर बच्चा नहीं था। तो तुम हसन के बेटे को लेने आए हो? तालिबान लीडर ने हंसते हुए कहा, क्या तुम भी उतने ही बहादुर हो जितना तुम्हारा नौकर हसन था? अमीर को पहली बार एहसास हुआ कि यह सिर्फ सोहराब को बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह उसकी अपनी आत्मा को बचाने की भी लड़ाई थी। अब आगे क्या? क्या अमीर सोहराब को बचा पाएगा? क्या वह अतीत के इस राक्षस का सामना कर पाएगा? क्या उसे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा? अध्याय 22। प्रायश्चित की लड़ाई। अमीर और तालिबान लीडर अस्सेफ आमने सामने बैठे थे। अमीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। यह वही आदमी था जिसने सालों पहले हसन पर अत्याचार किया था और अब वही राक्षस सोहराब को अपनी कैद में रखे हुए था। तालिबान लीडर की क्रूर हंसी। अस्सेफ ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तो तुम हसन के बेटे को लेने आए हो?
अमीर ने अपनी हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, हाँ, मैं उसे ले जाने के लिए यहां हूं। अस्सेफ उठा, अपनी पगड़ी ठीक की और धीरे धीरे अमीर के चारों ओर घूमने लगा। क्या तुम जानते हो कि यह बच्चा कितना खास है? उसने सोहराब की ओर इशारा किया, जो डरा हुआ एक कोने में बैठा था। सोहराब की आंखों में वही मासूमियत थी जो हसन की आंखों में थी। अमीर को अपने बचपन के दिन याद आ गए। हसन हमेशा उसके लिए खड़ा होता था, लेकिन जब उसे जरूरत थी तब अमीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। अमीर की परीक्षा अस्सेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इस बच्चे को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? अमीर ने पूछा। लड़ाई? अस्सेफ ने अपने गार्ड्स को इशारा किया और कमरे में दरवाजा बंद करवा दिया। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो सोहराब तुम्हारा, वरना तुम दोनों यही मरोगे। अमीर की सबसे बड़ी लड़ाई। अमीर को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक फिजिकल फाइट नहीं थी, बल्कि उसके अतीत से लड़ने का एक मौका था। यह उसका प्रायश्चित था। अस्सेफ ने घूंसा मारा और अमीर जमीन पर गिर पड़ा। दर्द असहनीय था, लेकिन अमीर ने हार नहीं मानी। वह उठ खड़ा हुआ। अस्सेफ ने उसे फिर मारा। उसकी पसलियां टूटने लगीं, लेकिन अमीर मुस्कुराया। यह दर्द मेरे पापों की सजा है, उसने सोचा। तभी सोहराब की आंखों में डर की जगह कुछ और चमकने लगा, हिम्मत। सोहराब का कमाल। अस्सेफ ने आखिरी वार करने के लिए छड़ी उठाई, लेकिन अचानक तप एक गुलेल से निकला पत्थर सीधे अस्सेफ की आंख में लगा। सोहराब ने अपने पिता हसन की तरह बहादुरी दिखाई। उसने अपने हाथ में वही गुलेल ली थी जो उसके पिता चलाते थे। अस्सेफ दर्द से चिल्लाने लगा। इसी अफरा तफरी में अमीर ने उसे धक्का दिया और सोहराब को पकड़कर भाग निकला। अब आगे क्या? क्या अमीर और सोहराब सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? क्या यह अमीर के लिए प्रायश्चित का अंत था, या अभी और सफर बाकी था? क्या सोहराब को नई जिंदगी मिलेगी? अगला अध्याय सबसे भावनात्मक होगा। अध्याय 23। अमीर जब सोहराब को अस्सेफ से बचाकर भागता है तो उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। तालिबान के साथ हुई लड़ाई में उससे बहुत चोटें आई थीं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक अस्पताल के बेड पर पाता है। अमीर की गंभीर हालत। अमीर को एहसास होता है कि उसके शरीर में कई जगह गहरी चोटें लगी हैं। उसकी पसलियां टूट चुकी हैं, होंठ फटे हुए हैं और वह दर्द से कराह रहा है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी सर्जरी करनी पड़ी थी और वह कई दिनों से बेहोश था। रहीम खान के दोस्त सोहराब का डर और चुप्पी। अमीर जब सोहराब का डर और चुप्पी। अमीर जब सोहराब से बात करने की कोशिश करता है तो वह कुछ नहीं बोलता। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन होता है। उसने अपनी मासूमियत खो दी थी। अमीर को समझ आता है कि सोहराब ने बहुत कुछ सहा है। उसके माता पिता की मौत, तालिबान की क्रूरता और अस्सेफ का अत्याचार, यह सब उसके दिमाग पर गहरा असर डाल चुका था। 3 अमेरिका जाने की योजना। अमीर को याद आता है कि उसने रहीम खान से वादा किया था कि वह सोहराब को अपने साथ अमेरिका ले जाएगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब वह फारिद से अमेरिका जाने के कागजात के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि यह बहुत मुश्किल होगा। सोहराब अनाथालय के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था, जिससे उसकी गोद लेने की प्रक्रिया और कठिन हो गई थी। 4. सोहराब का विश्वास जीतने की कोशिश। अमीर सोहराब को यह बताने की कोशिश करता है कि वह उसे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता है। वह उसे यह भी बताता है कि उसके पिता हसन उसका भाई था। यह सुनकर सोहराब चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहता। अमीर उसे भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश करता है कि अब कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। 5वां सोहराब का दर्द और भय। अमीर को एहसास होता है कि सोहराब को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि वह फिर से अनाथ हो जाएगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ दर्द ही देखा था, माँ बाप की मौत, तालिबान की क्रूरता और अब यह नया सफर। वह नहीं चाहता था कि उसे फिर किसी अनाथालय में भेजा जाए। वह चाहता था कि अब उसे कोई स्थिर और सुरक्षित जिंदगी मिले। 6. एक नया सफर शुरू होता है। अमीर आखिरकार फैसला करता है कि वह किसी भी हालत में सोहराब को अमेरिका लेकर जाएगा। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या अमीर सोहराब को अमेरिका ले जा पाएगा? क्या सोहराब फिर से मुस्कुरा पाएगा? अध्याय 24वां। अमीर अब ठीक हो रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी सोहराब को अमेरिका ले जाना। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा,
लेकिन उसने रहीम खान से किया अपना वादा निभाने का फैसला कर लिया था। 1 इस्लामाबाद की यात्रा। अमीर और सोहराब इस्लामाबाद पाकिस्तान चले जाते हैं, जहां अमीर अमेरिका जाने के लिए जरूरी कागजात तैयार करवाने की कोशिश करता है। सोहराब बहुत चुप और डरा हुआ था। वह किसी से बात नहीं करता था और न ही कोई भाव दिखाता था। अमीर उससे बार बार बात करने की कोशिश करता, लेकिन वह सिर्फ सिर हिलाकर जवाब देता। 2 सोहराब की भावनाएं। एक रात जब अमीर सोहराब से उसके बचपन के बारे में पूछता है तो वह धीरे धीरे खुलता है। वह अपने माता पिता को याद करता है और बताता है कि उसे अनाथालय से कितनी नफरत थी। वह नहीं चाहता था कि उसे दोबारा वहां भेजा जाए। अमीर उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे कभी अनाथालय नहीं भेजेगा, लेकिन असली दिक्कत यह थी कि गोद लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया बहुत मुश्किल थी। 3 वकील से मुलाकात। अमीर इस्लामाबाद में एक वकील से मिलता है जो उसे बताता है कि कागजी कार्रवाई के बिना सोहराब को अमेरिका ले जाना नामुमकिन होगा। अगर अमीर उसे गोद लेना चाहता है तो उसे पहले सोहराब को एक अनाथालय में रखना होगा, जिससे उसे कानूनी रूप से अनाथ घोषित किया जा सके। अमीर को यह सुनकर झटका लगता है। उसने सोहराब से वादा किया था कि वह उसे कभी अनाथालय नहीं भेजेगा, लेकिन अब यही एकमात्र रास्ता था। 4 सोहराब का दिल टूट जाता है। जब अमीर सोहराब को यह बताने की कोशिश करता है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अमीर भी बाकी लोगों की तरह झूठ बोल रहा है। वह रोने लगता है और कहता है, प्लीज मुझे अनाथालय मत भेजो, मैं वहां नहीं जाना चाहता। अमीर उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ कुछ समय के लिए होगा, लेकिन सोहराब पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। 5 दिल दहला देने वाली घटना। अगले दिन अमीर जब सोहराब को बुलाने जाता है तो उसे बाथरूम का दरवाजा खुला मिलता है। जब वह अंदर झांकता है तो उसका दिल दहल जाता है। सोहराब ने अपनी कलाई काट ली थी और खून से बाटब भर गया था। अमीर का दिल टूट जाता है। वह उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। 6 सोहराब की चुप्पी। सोहराब बच तो जाता है, लेकिन वह अब और भी चुप और उदास हो जाता है। वह किसी से कुछ नहीं कहता। अमीर को एहसास होता है कि सोहराब अब जिंदगी से हार चुका है। उसने अपने माता पिता खो दिए थे, उसने बहुत अत्याचार झेले थे और अब वह इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। अमीर को खुद पर गिल्ट महसूस होता है कि उसने सोहराब से अनाथालय न भेजने का वादा किया था, लेकिन फिर भी वह मजबूरी में उसे वही बताने गया। 7 अमेरिका जाने की खुशखबरी। कुछ हफ्तों बाद अमीर को अमेरिका से खबर मिलती है कि सोहराब को अमेरिका ले जाने की अनुमति मिल गई है। उसे अब किसी अनाथालय में भेजने की जरूरत नहीं थी। वह सोहराब को यह खुशखबरी बताने जाता है, लेकिन सोहराब कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह अब पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं रहा था, वह पूरी तरह टूट चुका था। 8 अमेरिका के लिए उड़ान। अमीर और सोहराब अमेरिका के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन इस सफर में एक गहरी उदासी थी। अमीर जानता था कि उसने सोहराब को बचा तो लिया था, लेकिन क्या वह फिर से खुश रह पाएगा? अब कहानी अमेरिका में एक नए मोड़ पर आएगी। क्या सोहराब अपनी जिंदगी में फिर से खुशियां पा सकेगा? अध्याय 25 अमीर और सोहराब अब अमेरिका के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन यह यात्रा उतनी आसान नहीं थी जितनी अमीर ने सोची थी। सोहराब पूरी तरह से चुप था। वह अब न हंसता था, न रोता था, न ही किसी भी चीज में रुचि दिखाता था। अमीर उससे बार बार बात करने की कोशिश करता, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। 1 अमेरिका में नई शुरुआत। जब वे अमेरिका पहुंचे तो सोराया, अमीर की पत्नी, ने सोहराब का बहुत स्वागत किया। उसे उम्मीद थी कि एक नया देश, नया घर और एक नया परिवार सोहराब को थोड़ी राहत देगा, लेकिन सोहराब पहले जैसे ही खुद में बंद रहा। सोराया और अमीर ने उसे हर तरह से खुश करने की कोशिश की। वे उसे घुमाने ले गए, उसे उपहार दिए, लेकिन सोहराब का दिल अब दुनिया से टूट चुका था। 2 अमीर का गिल्ट और संघर्ष। अमीर को बहुत गिल्ट महसूस होता था। उसे लगता था कि उसने सोहराब को बचाकर भी उसकी जिंदगी को आसान नहीं बनाया। वह बार बार खुद से पूछता, क्या मैं उसके लिए कुछ और कर सकता था? वह सोहराब को मस्जिद लेकर जाता, उसे कहानियां सुनाने की कोशिश करता, लेकिन सोहराब ने बोलना ही बंद कर दिया था। 3 एक छोटी सी उम्मीद की किरण। फिर एक दिन अमीर और उसका परिवार एक फैमिली पिकनिक के लिए जाते हैं।
वहां अमीर एक पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता देखता है। उसे अचानक अपना बचपन याद आ जाता है, जब वह और हसन काबुल की गलियों में पतंग उड़ाया करते थे। अमीर को एक आइडिया आता है। वह एक पतंग खरीदता है और सोहराब को उड़ाने के लिए कहता है। पहले तो सोहराब कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन जब अमीर खुद पतंग उड़ाने लगता है तो सोहराब थोड़ी दिलचस्पी दिखाता है। फिर कुछ देर बाद जब अमीर पतंगबाजी के लिए एक ट्रिक करता है तो सोहराब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। चौथी आशा की नई शुरुआत। यह पहली बार था जब सोहराब ने इतने लंबे समय बाद कोई प्रतिक्रिया दी थी। अमीर को एहसास हुआ कि शायद पतंगबाजी ही वह चीज थी जो सोहराब के टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सकती थी। अमीर सोहराब से कहता है, तुम्हारे लिए 1000 बार। यह वही शब्द थे जो हसन बचपन में अमीर के लिए कहा करता था। 5 एक नई उम्मीद के साथ सफर जारी। हालांकि सोहराब अभी भी पूरी तरह से पहले जैसा नहीं हुआ था, लेकिन वह मुस्कान एक उम्मीद की किरण थी। अमीर जानता था कि यह सफर लंबा होगा, लेकिन अब उसे विश्वास था कि सोहराब भी धीरे धीरे जिंदगी की ओर लौटेगा। इस तरह द काइट रनर की कहानी एक भावनात्मक लेकिन आशावादी मोड़ पर समाप्त होती है। क्या सोहराब पूरी तरह से ठीक हो पाएगा? क्या अमीर अपने गिल्ट से बाहर आ पाएगा? यह सवाल पाठकों की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक बात पक्की थी, कभी कभी टूटे हुए धागों को जोड़ने के लिए सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद की जरूरत होती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपकी एक कमेंट मेरा दिन बना सकती है। ये मुझे और भी ऑडियो बुक समरीज लाने के लिए मोटिवेट करेगा, तो एक कमेंट तो बनता है।